बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 अप्रैल 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में। बिहार की किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में देख सकते हैं केडीबी लाइव ऐप में। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा केडीबी लाइव लिख करके आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाना आपको जरूरी इसलिए है क्योंकि आप खुद से भी इसमें खबर को पोस्ट कर सकते हैं, तो अकाउंट बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार आए हुए थे और चुनावी सभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि मीसा भारती ने कहा था हमारी सरकार आई तो फिर नरेंद्र मोदी को जेल भेज दिया जाएगा, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि किसने माँ का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल में डालेंगे। बिहार के बांका में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरजेडी का अहंकार इस हद तक बढ़ जाता है कि वे कहते हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी तो फिर वे पीएम मोदी को जेल में डाल देंगे। अरे किसने माँ का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल में डाल देंगे। आरजेडी को निशाने पर लेते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भाइयों बहनों, इन लोगों ने कहा था कि 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ क्या आपको नौकरी मिली है? जनता की आंखों में धूल झोंक करके इन्होंने जनता का समर्थन हासिल किया है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के लालटेन सिंबल पर तंज कसते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों बहनों, मैं बता देना चाहता हूँ कि लालटेन का युग अब जा चुका है, अब एलईडी का युग आ चुका है। मोदी सरकार में गांव-गांव, शहर-शहर, घर तक बहुत सस्ते एलईडी बल्ब रोशन होते हैं। लालटेन का युग जा चुका है, अब लालटेन की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों बिहार के लोगों में रोजी रोजगार की चाहत बढ़ी है। जब बीते 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बिहार में रिकॉर्ड संख्या में बेरोजगारों ने रोजगार के लिए निबंधन कराए हैं। जब नेशनल कैरियर सर्विस यानी कि एनसीएस पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7,39,492 लोगों ने निबंधन कराए हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराए हैं। यह अब तक के वर्षों में सबसे अधिक है। आपको बता दूं कि राज्य या फिर केंद्र की ओर से लगाए जाने वाले रोजगार मेले में भाग लेने वाले बेरोजगारों के लिए एनसीएस पोर्टल पर निबंधन यानी कि रजिस्ट्री जरूरी होता है। बेरोजगार युवा खुद से या फिर साइबर कैफे संचालकों की मदद से अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जहां पर यह आंकड़ा सामने आई है। दोस्तों तेजस्वी यादव के मछली खाने पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसको लेकर के राजनाथ सिंह ने तंज कसा है। राजनाथ सिंह ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि कुछ लोग मतदाताओं के एक वर्ग को खुश करने के लिए नवरात्रि के दौरान मांसाहारी भोजन के विजुअल पोस्ट कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने बिहार के जमुई में पार्टी की एक सभा में तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना कहा कि आप नवरात्रि के दौरान मछली खा रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जो चाहते हैं वे खाते हैं। मछली, सुअर, कबूतर, हाथी या फिर घोड़ा दिखाने की क्या जरूरत है? ये केवल वोटों के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति के लिए है। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि एक विशेष धर्म के लोग इस वजह से उन्हें वोट देंगे। लालू जी, मैं आपसे ऐसे लोगों को संभालने का अनुरोध करता हूं। वहीं पर राजनाथ सिंह ने लालू प्रसाद यादव को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो फिर वे पीएम मोदी को जेल में डाल देंगे। उन्होंने कहा कि ना नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग जेल में हैं या फिर जमानत पर हैं वे मोदी जी को जेल भेजेंगे। ये बिहार के लोग सब सहन करेंगे लेकिन ये नहीं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार आ रहे हैं। जहां आज वे औरंगाबाद और नवादा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जब नवादा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हिसुआ के अकबरपुर के फतेहपुर मोड़ के पास डीवी अहर मैदान में आयोजित जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ एनडीए के उम्मीदवार विवेक ठाकुर के पक्ष में वोट मांगेंगे। विवेक ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे और स्वयं राज्यसभा सांसद है। इस कार्यक्रम के लिए सभा स्थल को फाइनल रूप दे दिया गया है। भव्य मंच के साथ साथ सुरक्षा की भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। योगी की सभा को लेकर के एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। दोपहर 12 बजे से होने वाले इस सभा में बिहार भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं की भी मौजूदगी होगी। आपको बता दूं कि इससे पहले योगी आदित्यनाथ की सभा औरंगाबाद शहर के सटे शाहपुर रतनुआ के मैदान में होगी, जहां इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे रतनुआ के खेल मैदान में पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी के निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इधर भाजपा जिला उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह ने कहा कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में एनडीए की लहर चल रही है। उन्होंने दावा किया है कि एक बार फिर से यहां से मतदाता बीजेपी को ही वोट देंगे और बीजेपी जीतेगी। दोस्तों विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी चुनावी अभियान में भाजपा महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। जहां इस दौरान वे क्षेत्र का तूफानी दौरा भी कर रहे हैं। रविवार को
मुकेश सहनी गया, नवादा, जमुई और बांका पहुंचे, जहां लोगों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। जब लोगों से मिल रही जन समर्थन से उत्साहित मुकेश सहनी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर के हमला बोला और बिहार के सभी 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत के दावे भी किए हैं। जब उन्होंने लोगों से सिर उठा करके जीने के लिए संघर्ष करने का आह्वान भी किया है। मुकेश सहनी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सिर उठा करके जीने का अधिकार दिया है, लेकिन आज संविधान खतरे में है। संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों को सत्ता से हटाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि 22 साल में युवाओं की शादियां होती है, जब वे इस उम्र में अग्निवीर योजना में उन्हें नौकरी से रिटायर कर दिया जा रहा है। मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि खुद 75 साल की उम्र में तीसरी बार पीएम बनने का मौका मांग रहे हैं और युवाओं को 4 साल में रिटायर होने की योजना बन लाए हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग लालू प्रसाद की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। जहां युवाओं को रोजगार देने की बात की जाती है, जब लालू प्रसाद की विचारधारा वाली सरकार 17 महीने के लिए आई तो फिर 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। जातिगत जनगणना करा करके आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। उन्होंने लोगों से सवाल किया है कि क्या भाजपा की सरकार होती तो फिर आरक्षण बढ़ता। मुकेश सहनी ने कहा कि आज रेलवे स्टेशन और फिर हवाई अड्डा का निजीकरण किया जा रहा है। आज देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि एजेंसियों द्वारा पूंजीपतियों को धमका करके भाजपा द्वारा करोड़ों में चंदा लिया जा रहा है और दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जा रहा है। उन्होंने ऐसी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए लोगों से वोट करने की अपील की है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 5 लोकसभा क्षेत्र के पंचायत जनप्रतिनिधियों से बातचीत की है, लेकिन बातचीत की शुरुआत जैसे ही शुरू हुई तो नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में कहा कि काजी सब ठीक है ना, इस बार एको को नहीं हारना है, किशनगंज भी जीतना है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जदयू के पंचायत अध्यक्षों को टिप्स देना शुरू कर दिया है कि कैसे इस बार जनता के बीच जाकर के किन मुद्दों को जनता के बीच लेकर के जाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सीधी बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के विकास कार्यों को जनता के बीच लेकर जाएं और बताएं कि सरकार ने 18 सालों में विकास के कितने कार्य किए हैं। साथ ही साथ सभी सीटों पर जीत भी सुनिश्चित करें। बैठक खत्म हो जाने के बाद संजय झा ने बताया है कि बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही, जिसमें किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के पार्टी पदाधिकारी और अमोर लेवल के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधी बैठक की है और उनसे बातचीत की है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे पूछा है कि वहाँ क्या हालात है और किस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। तो संजय झा ने कहा कि बहुत अच्छी स्थिति है और हम लोग सभी जगह भारी बहुमत से जीत रहे हैं। संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी को विशेष निर्देश भी दिए हैं कि राज्य सरकार के द्वारा किए गए कामों को जनता तक ले जाना है और उन्हें बताना है। वहीं पर संजय झा ने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र बहुत बढ़िया है, हम उनका समर्थन करते हैं। खास करके महिलाओं और फिर सोलर एनर्जी को लेकर के जो प्रधानमंत्री ने वादे किए हैं वे काफी महत्वपूर्ण है। वहीं पर आरजेडी के घोषणा पत्र पर कहा कि सवाल राष्ट्रीय जनता दल को पता है कि हम सरकार में नहीं आ रहे हैं, उनको जो वादा करना है वो कर ले। नीतीश कुमार ने कहा कि अभी तक इंडिया गठबंधन की सीट फाइनल भी नहीं हुई है, उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है और यहां तक कि अमेठी और फिर रायबरेली में भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री सह आरा सांसद आर.के. सिंह ने तेजस्वी यादव की 1 करोड़ नौकरी देने वाले बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं क्या कि वे 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान और फिर राजद के घोषणा पत्र पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनने वाले हैं क्या कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे और 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे। बोलने में कोई टैक्स थोड़ी ना लगता है। उन्होंने कहा कि आप जान लीजिए आरजेडी को एक भी सीट नहीं आने वाली है। वहीं पर भाजपा नेता आर.के. सिंह ने दावा किया है कि हम लोग जो कहते हैं वे करके दिखाते हैं। हम लोगों ने कहा कि धारा 370 हटा देंगे तो हम हटा दिए और वहीं पर हम लोगों ने 3 तलाक को खत्म कर दिया है। देश की अर्थव्यवस्था 15वें पायदान पर थी, जिसको हम लोगों ने 5वें पायदान पर ला दिया है। आने वाले 2 सालों में हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पर ले आएंगे। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि INDIA गठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, जहां इससे प्रदेश का तेजी से विकास होगा, यानी कि बिहार का तेजी से विकास होगा। उन्होंने मेरी सरकार बनी तो देश भर में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर देंगे। लालू प्रसाद यादव ने गया से डाउनगंज रेलवे स्टेशन का जो सर्वेक्षण कराए थे उसे नरेंद्र मोदी ने पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरियां
दी है। चाचा अगर नहीं पलटते तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देते, पूरा हो जाता 10 लाख। उन्होंने कहा कि 16 सेवकों, आशा, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय दुगना कर दिया है, अस्पतालों में सुधार किया था। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 साल से गरीबों के लिए क्या काम किया है, कुछ काम किया है क्या उसने? किसानों और बेरोजगारों के लिए क्या किया है? मैं 10 फसलों पर MSP लाऊंगा जिससे किसानों की फसलों का सही मूल्य मिलेगा। अर्धसैनिक बलों को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है, हमारी सरकार बनेगी तो उन्हें शहीद का दर्जा देंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी चुनाव में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ मिलता थोड़ी ना है। नीतीश जो कहता है वह करता है। देश का संविधान बचाने की जरूरत है। दोस्तों, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बड़ी बात कह दी है। एक चुनावी सभा के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि चुनौतियां स्वीकार करना राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का दस्तूर रहा। उन्होंने कहा है कि हमने बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी है और आगे भी देंगे। वहीं पर इस दौरान RJD नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार और फिर देश की जनता खोज रही है कि 2-2 करोड़ नौकरी और फिर 15 से 20 लाख रुपए खाते में देने वाले कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि सीमा सरहद की चौकसी हम फेल रहे, चीन प्रतिदिन आंख दिखा रहा है, यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल भी हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। किसान तबाह है और महंगाई चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के पास लोकसभा चुनाव के लिए कोई एजेंडा नहीं है। संप्रदायवाद और नफरतवाद की बदौलत देश चलाने वालों के इरादे को जनता समझ चुकी है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि राजद में कहीं कोई अंत कलह नहीं है, ये विरोधियों का छेरा हुआ सी गुफा है। यह विरोधी इस बात पर लोगों को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सामाजिक न्याय और फिर समाजवाद के योद्धा लालू प्रसाद यादव के सिपाही हैं। इंडिया गठबंधन में कोई भी मतभेद नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन अजय बहुमत से जीतेगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव जीत हासिल करने के लिए राजनेता भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी शनिवार को विष्णुपद मंदिर में गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने नामांकन से पहले अयोध्या में भगवान राम का दर्शन किया था, वहीं पर अब मतदान के पहले भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे थे। गया में 19 अप्रैल को मतदान होगा। आपको बता दो कि ये वही जीतन राम मांझी है जब महागठबंधन में थे तो फिर भगवान को गाली देते थे और भगवान को नहीं मानते थे। वहीं पर हिंदू धर्म को लेकर के आज विवादास्पद बयान देते थे, जो काफी विवाद भी हुआ था। लेकिन अब उन्हीं भगवान का जीतन राम मांझी पूजा पाठ कर रहे हैं क्योंकि इनको वोट लेना है। जी हाँ, आपको बता दूं कि पूजा करने के बाद जीतन राम मांझी ने कहा है कि विष्णुपद ऐतिहासिक स्थान है। जब ताज कॉरिडोर हो सकता है, बनारस कॉरिडोर हो सकता है, तो फिर विष्णुपद कॉरिडोर भी होगा। ये हमारे मन में संकल्प है। उन्होंने कहा कि हमारे बारे में लोग पूजा के बारे में दूसरा अर्थ रखते हैं। विष्णु मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्होंने कहा कि हम स्नान करते वक्त 5 से 6 मंत्र देवी देवताओं का पढ़ते हैं। हम अंदर से विश्वास रखते हैं और फिर उसी विश्वास के कारण हम विष्णुपद आए हैं। जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि अच्छा और फिर बड़ा काम करने के पीछे सबके आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, इसलिए आशीर्वाद लेने आए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि धर्म पर हमने कभी कुछ नहीं कहा। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ जात पात की बात नहीं करती है, ये कहना है जीतन राम मांझी का। सनातन धर्म के बाद विकृति आई है, जैसे गंगा गंगोत्री से निकल करके हरिद्वार में उतरती है, उसके बाद गंगा मैली हो जाती है, लेकिन हरिद्वार का पानी बहुत पवित्र होता है। इसी प्रकार से सनातन धर्म में शुरू से ही हम लोग पैदा हुए हैं। जहाँ उस समय इधर उधर की बात नहीं थी, जहाँ कालांतर में कुछ लोग कर दिए तो फिर उसका विरोध कभी कभी करते हैं। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही जीतन राम मांझी भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताया था। इसके अलावा ब्राह्मणों के विरोध में भी विवादित बयान दिया था, लेकिन अब वही जीतन राम मांझी भगवान राम के शरण में पहुंच गए हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को 2025 में 20 सीटें भी नहीं आएंगी। जी हाँ, ये कहना है प्रशांत किशोर का भविष्यवाणी। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार चाहे तो महागठबंधन में चले जाएं या फिर बीजेपी के साथ रहें, कुछ नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार कितनी भी कोशिश कर लें वे सफल रहने वाले नहीं है। या नीतीश कुमार की साख अब नहीं बची है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि वे कब पलट जाएंगे। नीतीश कुमार की पलटीमार पॉलिटिक्स अब काम नहीं आने वाली है। प्रशांत किशोर ने भाजपा के लिए भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि पूर्वोत्तर और फिर दक्षिण के राज्यों में भाजपा वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी करेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल और ओडिशा में नंबर 1 पार्टी होगी। इतना ही नहीं, तेलंगाना में भी भाजपा पहले या फिर दूसरे नंबर की पार्टी रहेगी। तमिलनाडु में भी भाजपा का मत प्रतिशत डबल अंक में पहुंच सकता है।
दोस्तों खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज में करोड़ों की लागत से बन रहे सड़क निर्माण कार्य विवादों के घेरे में आ गए हैं। यह सड़क निर्माण कार्य कहीं और फिर होना था, जबकि निर्माण किसी और जगह पर हो रही है, जिसको लेकर के दर्जनों लोगों ने संवेदक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। जहां RW विभाग ने 2 करोड़ से अधिक की लागत से ठाकुरगंज प्रखंड की कुकुरबाधी से बोरीगच्छ होते हुए खेमालगच्छ तक बन रही प्रधानमंत्री सड़क विवादों के घेरे में निर्माणाधीन सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों में हरिहर महतो, शिव महतो और बाकी कई सारे लोगों ने भारी विरोध किया है। इन लोगों का कहना है कि शिलान्यास पट के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सड़क निर्माण ग्वालडांगी से महतो तोलात होते हुए नेगागच्छ और फिर बंगाल सीमा निर्माण कार्य होना है। RW विभाग और फिर संवेदक द्वारा सड़क का निर्माण कुकुरबाधी बोरीगच्छ होते हुए खेमालगच्छ तक किया जा रहा है। वही संवेदक के कर्मियों द्वारा लगातार सही स्थल होने का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन न ही विभागीय जई या फिर SDO स्थल पर आकर के इसका प्रमाण दिखा पा रहे हैं। जबकि जिस स्थल पर प्रधानमंत्री सड़क बनाई जा रही है उस स्थल पर पूर्व से प्रधानमंत्री सड़क थी जो चलने लायक थी। इसके लिखित शिकायत ग्रामीणों ने DM से करते हुए सही स्थल पर निर्माण कार्य करने की मांग की है। आज भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस लोकसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों द्वारा घोषणा पत्र जारी किया जाता है, यानी कि संकल्प पत्र जारी किया जाता है। इसको बोलता है मैनिफेस्टो। इस मैनिफेस्टो में ये दर्शाया जाता है कि अगले 5 साल अगर वो सरकार में आते हैं तो वो 5 साल के अंदर क्या क्या काम करेंगे। तो आज भाजपा ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। तो हम आपको बता रहे हैं अभी कि अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने क्या क्या शामिल किया है। अगर इस बार सत्ता में आती है भाजपा तो अगले 5 साल तक इस मैनिफेस्टो के तहत क्या क्या काम किया जाएगा। इस मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचारियों पर बात की गई है या भ्रष्टाचारियों पर आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात की गई है। PM मोदी ने कहा कि ये मेरी गारंटी है। वहीं पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा भी किया गया। जहाँ देश में वंदे भारत के 3 मॉडल चलेंगे, वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो चलेंगे। वहीं पर उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इसके लिए सर्वे का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। वहीं पर मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी, इस बात का भी ऐलान किया गया है। वहीं पर 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। वहीं पर 70 साल की आयु से ऊपर के हर बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 70 साल से ऊपर का हर बुजुर्ग, चाहे वह गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी को आयुष्मान योजना कार्ड के तहत लाया जाएगा। उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं पर सभी घरों के लिए सस्ती पाइपलाइन गैस कनेक्शन उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं पर बिजली बिल 0 करने की दिशा में काम होगा। जब PM सूर्य घर बिजली योजना लॉन्च होगी, वहीं पर घर में बिजली मुफ्त, एक्स्ट्रा बिजली से पैसे मिलेंगे। वहीं पर मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख रुपए की गई है। वहीं पर दिव्यांग साथियों को PM आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं पर ट्रांसजेंडरों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। वहीं पर भाजपा 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने जा रही है। ये है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम देश भर में हाईवे, रेलवे, एयरवे और वाटरवे को आधुनिक बना रहे हैं। वहीं पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम 5G का विस्तार कर रहे हैं, 6G पर काम कर रहे हैं। वहीं पर PM मोदी ने कहा है कि भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का है। स्वयं सहायता समूह को IT, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और फिर पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का निर्णय है। वहीं पर स्वयं सहायता समूह को IT, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का निर्णय भाजपा राष्ट्रीय सहकारी समिति लेकर के आएगी। वहीं पर भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाएंगे। वहीं पर दिव्यांग साथियों को अब PM आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं पर 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और बताइए कि भाजपा का ये संकल्प पत्र कितना सही है, कितना गलत है। बिहार के जितने भी बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया है, इन सभी का पिंडदान गया में कर दिया जाएगा और भ्रष्टाचार करने वालों की जगह जेल में होगी या फिर बिहार से बाहर। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। जहाँ सम्राट चौधरी ने कहा है कि RJD के लोग बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिए हैं, उसी प्रकार 1 करोड़ रोजगार देने के बदले जमीन लेंगे। कितने जमीन लेंगे ये बताने चाहिए। वहीं पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को मकान देने का काम किया है,
है, उसी प्रकार 500 साल से टेंट में रह रहे भगवान श्री राम को भव्य मंदिर में बैठाने का काम किया गया है। वहीं पर लालू प्रसाद और फिर तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि बाप सावन में मटन खाता है तो बेटा नवरात्र के समय मछली खाता है। भाजपा सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। देश के 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो अनाज दिया जा रहा है। वहीं पर चिराग पासवान ने कहा है कि पिछली बार आप लोगों ने 40 में से 39 सीटों पर बिहार की में जीत दिलाई थी, इस बार सभी सीट जिताए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को राशन, शौचालय और फिर आयुष्मान कार्ड बनवाया है। बिहारी सोच की तर्ज पर कार्य करने की अपील की गई है। दोस्तों, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म में रणवीर कपूर और कैटरीना कैफ हीरो हीरोइन की किरदार निभाई थी। लेकिन अब बिहार में भी एक ऐसी ही अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। आपको बता दूं कि बिहार के एक युवक ने एक किन्नर को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। जी हाँ, आपको बता दें कि हम जिस युवक की बात कर रहे हैं उसका नाम आदर्श यादव है। आदर्श यादव जिस किन्नर के साथ शादी करने का दावा कर रहे हैं उसका नाम सोनी है। सोनी किन्नर इन दिनों सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है। आपको बता दें कि सोनी किन्नर इंस्टाग्राम पर काफी फेमस है और फिर वे दिखने में काफी खूबसूरत है। उन्हें एक नजर में देख करके कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि वो एक किन्नर है। सोनी किन्नर बिहार के छपरा जिला में रहती है। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं जिसमें एक लड़का उन्हें शादी करने के प्रपोज कर रहा है। जिसके बाद सोनी किन्नर बोलती है कि किसी लड़के में इतनी हिम्मत तो है जो ऑनलाइन वीडियो में एक किन्नर से शादी करने का दावा कर रहा है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। सोनी किन्नर ने कहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आदर्श जैसा लड़का मिला। लोग किन्नर के साथ रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं लेकिन शादी कोई नहीं करता। जहाँ वहीं सोनी किन्नर के बॉयफ्रेंड आदर्श यादव ने बताया कि सोनी के साथ शादी के फैसले के बाद कई लोगों को समस्या हो रही है। कई रिश्तेदार घर आकर के बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा किन्नर से शादी कर रहा है। वहीं पर आदर्श आगे कहते हैं कि अभी जब शादी नहीं हुई है तब लोग ऐसे बोल रहे हैं, जब हो जाएगी तो फिर पता नहीं लोग क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या करेंगे। वहीं पर सोनी किन्नर ने कहा है कि मेरा शरीर है, शरीर में जान नहीं। किन्नर सोनी ने यूट्यूब पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो कह रही है कि मेरा शरीर है, शरीर में जान नहीं है। कई दिनों बाद आदर्श मुझसे मिलने मेरे घर आया और मेरे लिए खाना लाया है। मैं बहुत खुश हूँ। वीडियो में आगे सोनी किन्नर का बॉयफ्रेंड कहता है कि सोनी के पास काफी दिनों के बाद रात में हम आए हैं। जब सोनी आज हमसे मिलकर के काफी खुश है, बहुत दिनों से नाराज और बेचैन थी। दोस्तों, भाजपा के दिग्गज नेताओं की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। राजनेताओं की प्रेम कहानी के क्रम में आज हम आपको बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक भाजपा के दिग्गज मुस्लिम नेता की प्रेम कहानी के बारे में बताने वाले हैं। जो भाजपा के दिग्गज नेता है तो मुस्लिम, लेकिन उन्होंने हिंदू महिला से शादी की है, हिंदू महिला को अपना जीवन साथी बनाया है। जी, हम बात कर रहे हैं भाजपा के दिग्गज नेता शाहनवाज हुसैन की, जो कि 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री भी बने थे। ये MLC भी रहे। लंबे सियासी सफर के बाद उन्हें बिहार में उद्योग विभाग की जिम्मेदारी भी मिली। जिस तरह से उनका सियासी सफर रोचक है, उसी तरह उनकी प्रेम कहानी से लेकर के शादी की कहानी भी काफी दिलचस्प है। आपको बता दूं कि बिहार के सुपौल स्थित विलियम्स स्कूल से इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल करने के बाद शाहनवाज आगे की शिक्षा के लिए दिल्ली का रुख किया। उन्होंने पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज में दाखिला लिया। जहाँ कॉलेज जाने के बाद वे दिल्ली परिवहन निगम यानी कि DTC की बस से सफर किया करते थे। इसी बस में एक हसीन लड़की भी सफर किया करती थी। यहीं से शाहनवाज की प्रेम कहानी शुरू हुई और इसी बस से शुरू हुई थी उनकी लव स्टोरी। दरअसल इस बस से एक खूबसूरत लड़की भी सफर करती थी और शाहनवाज को पहले ही नजर में उससे इश्क हो गया। धीरे धीरे शाहनवाज ने लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया और फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता गया। शाहनवाज हुसैन बस में सफर कर रहे थे जब तभी अचानक उनकी निगाह रेनू पर पड़ी और वह उन्हें देखते ही रह गया। जब कुछ देर बाद रेनू उनकी नजर से ओझल हो गई। शाहनवाज की निगाहें उन्हें ढूंढती रही। एक दिन फिर शाहनवाज को वह बस में दिखी। जब फिर क्या था, वे रेनू को फॉलो करने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि रेनू बस में चढ़ी तो फिर उन्हें सीट नहीं मिली। शाहनवाज ने अपनी सीट उन्हें दे दी। इस तरह दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। एक दिन ऐसा आया जब शाहनवाज उनके यानी कि रेनू के घर पहुंच गए। जब रेनू के घर वालों को भी उन्होंने इम्प्रेस कर लिया, लेकिन शादी की बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। एक वक्त आया जब शाहनवाज के दिल की बात जुबां पर आ गई। उन्होंने रेनू से दिल की बात कह डाली। जब रेनू उनकी बातों से गुस्सा हो गई और कहा कि दोनों अलग समुदाय से है तो शादी मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। रेनू की बात से शाहनवाज मायूस तो जरूर हुए, लेकिन शादी की बात मन में ठान के रखी। जब रेनू से शादी करने के लिए वे कोशिश करते रहे। शाहनवाज की मोहब्बत के आगे रेनू झुकी और फिर शादी के लिए मान गई। जब 9 साल की प्रेम कहानी को आखिर मंजिल मिल गई। जब शाहनवाज हुसैन ने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने का मन बनाया था, जी हाँ, ये आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें बॉलीवुड में एंट्री से रोक दिया था। शाहनवाज हुसैन ने एक TV चैनल को दिए इंटरव्यू में खुद इस बात का जिक्र किया था। जब शाहनवाज हुसैन जब वाजपेयी सरकार
में मंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसी दौरान उन्हें बॉलीवुड से ऑफर भी मिला था। इस बारे में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बताया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शाहनवाज हुसैन को कहा था कि वे राजनेता ही ठीक है, अभिनेता नहीं। फिल्मी दुनिया में जाने का फैसला त्याग दें। शाहनवाज हुसैन अटल बिहारी वाजपेयी की बातों को माना और बॉलीवुड में जाने का सपना छोड़ दिया और फिर राजनेता बने और एक सफल राजनेता बने। एक बड़ी खबर पूर्णिया से सामने आई है। आपको बता दूं कि पूर्णिया में पप्पू यादव के समर्थन में तरह तरह के लोग आ रहे हैं। अलग अलग दल के नेता उनका समर्थन दे रहे हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही आरजेडी के दिग्गज नेताओं ने पप्पू यादव को समर्थन देने की घोषणा कर दी, लेकिन अब आज चिराग पासवान के कई नेताओं ने पप्पू यादव के समर्थन को देने की घोषणा की है। जी हाँ, आपको बता दूं कि पप्पू यादव के समर्थन में आरजेडी के बाद चिराग पासवान के कई नेता भी उतर गए हैं। दल से बगावत और फिर वे निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में लोजपा रामविलास के दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहित सभी प्रखंडों के अध्यक्ष भी पप्पू यादव के समर्थन की घोषणा कर दी है। लोकसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति और फिर अनुसूचित समुदाय के द्वारा आयोजित बैठक में इन नेताओं का पूर्व सांसद पप्पू यादव ने माला पहना करके स्वागत किया है। राजद के अल्पसंख्यक अध्यक्ष सह मुखिया मोहम्मद जहीरुद्दीन के बाद लोजपा दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष महेश पासवान और सहित कई दलित नेताओं ने पप्पू यादव का समर्थन किया है और उनके समर्थन की घोषणा की है। इसके अलावा लोजपा जिला महासचिव राम प्रवेश पासवान, लोजपा नगर अध्यक्ष पप्पू पासवान और भी कई सारे लोगों ने पप्पू यादव को सपोर्ट करने की बात कही है। इसी दौरान पप्पू यादव ने कहा है कि कोई भी नेता गरीबी को खत्म करने की बात नहीं करता है, या कोई जात के नाम पर तो कोई धर्म के नाम पर कोई आरक्षण की बात करता है। मकसद केवल वोट लेना है। आज तक किसको क्या लाभ मिला ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। गरीबों को झांसा देकर के वोट लेने वाले ऐसे सौदागरों को पहचानने की जरूरत है। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पंचायती राज विभाग में 6570 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जहां आपको बता दूं कि बिहार पंचायती राज विभाग की बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने अकाउंटेंट IT असिस्टेंट की 6570 पदों पर भर्ती को लेकर के आवेदन मांगे हैं। इसमें योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता BCom, M.Com, CA, इंटर आदि निर्धारित किया गया है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम में प्रदर्शन के माध्यम से किया जाएगा। वहीं पर आवेदन की तिथि के बारे में अगर बात की जाए तो इन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2024 से शुरू होगी, जो कि 29 मई 2024 तक चलेगी। आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के नोटिस को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरीके से पढ़ें और आवेदन करें। वेबसाइट है www.bgsys.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन करें। दोस्तों, नीतीश कुमार ने मुसलमानों को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कह दी है। नीतीश कुमार ने मुसलमान से कई सवाल पूछ डाले। नीतीश कुमार ने मुसलमानों को संदेश देते हुए कहा कि हम मुस्लिम लोगों को याद करा देते हैं कि पहले झगड़ा ही होना होता था, कभी कुछ करता था, लेकिन जब हम आए हैं तब झगड़ा भी खत्म होने लगा और हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होता है और सबका काम होता है, हर जाति का हर धर्म का काम होता है। लेकिन हम लोग को भुला दीजिएगा जी, हम वोट दीजिएगा नहीं, हमें वोट दीजिए, ये मुसलमानों से अपील की गई है। वहीं पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम बीजेपी के साथ है तो फिर कहिएगा कि इसके साथ है। बीजेपी तो हमारे साथ ही थी, बीजेपी तो 2005 से हमारे साथ है, हम लोगों के साथ में आए तो फिर हम सब मुसलमानों को ठीक कर दिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है जी। ये कितना ज्यादा मुसलमानों के लिए हम काम किए हैं। वहीं पर नीतीश कुमार ने नवादा में एक बार फिर से गलती से 400 की जगह 4000 सांसद बोल दिए, जहाँ फिर पीछे से टोकने पर उन्होंने सॉरी बोलते हुए इसे सही किया। वहीं पर नीतीश कुमार के बयान पर विपक्ष भी हमलावर हो गया, जब नीतीश कुमार ने अपनी गलती सुधारते हुए कहा कि सॉरी और मुस्कुरा करके आगे बढ़ गए। नीतीश कुमार ने इस दौरान 2005 से पहले की बात पर भी लालू प्रसाद यादव को घेरा। बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कृषि विभाग ने बिहार में जमीन का डिजिटल सर्वे शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के आदेश पर बिहार में खेती का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है खेतों का। खबर के अनुसार इस डिजिटल सर्वे के दौरान बिहार में प्रत्येक गाँव में 3 से 4 किसान सलाहकार और फिर कृषि समन्वयक का टीम गठित की जाएगी। साथ ही साथ इस टीम के द्वारा जमीन की पूरी डिटेल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आपको बता दें कि वेबसाइट पोर्टल पर सबसे पहले खेत का लोकेशन डाला जाएगा, इसके बाद भूस्वामी का नाम, पता आदि की जानकारी भी अपलोड की जाएगी। साथ ही साथ खेत प्रति या फिर बंजर है या फिर उन खेतों में कौन सी फसल उगती है उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल इस डिजिटल सर्वे के बाद लोग सीधे वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के किसी भी जमीन की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस जमीन में सिंचाई का साधन, बगीचा आदि की जानकारी भी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड आसानी से की जाएगी।
दोस्तों, कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक अशफाक करीम आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद अब जदयू का दामन थाम लिया है, यानी कि जदयू की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य संजय झा तथा प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने करीम और उनके साथ आए लगभग 50 लोगों को जदयू की सदस्यता ग्रहण कराई है। इस मौके पर करीम ने कहा कि राजद की हकमारी उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने उस दल को छोड़ दिया। अल्पसंख्यक की 18% वोट है, पर उन्हें लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीटें दी गई है। अल्पसंख्यकों को नीतीश कुमार पर भरोसा है। यहाँ अशफाक करीम ने कहा कि अल्पसंख्यक की राजद में अनदेखी के खिलाफ उन्होंने लालू प्रसाद यादव से भी बात की, पर उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। अल्पसंख्यकों का 90% वोट पहले राजद को जाता था, पर अब वो कहां जाएगा ये सभी को मालूम है। वहीं पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यकों के हित में काम किया है। वहीं पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि इस बार अल्पसंख्यक समाज के लोगों का झुकाव जदयू की ओर है। अखिलेश समाज के लोगों के हक में नीतीश कुमार ने किस तरह से निर्णय लिए हैं, वे उस समाज के लोगों को मालूम है। जब करीम ने यह भी कहा कि भाजपा के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए काम किया है। राजद के कार्यकाल में भागलपुर दंगे के दोषियों को बचाया गया, जबकि नीतीश कुमार ने उन्हें सजा दिलाई। मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में मुस्लिम बहुल जिले में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। दोस्तों, भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, यानी कि भाजपा ने साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के घोषणा पत्र जारी कर दी है। अब इस घोषणा पत्र पर आरजेडी ने सवाल खड़ा कर दिया है और साथ ही साथ आरजेडी के परिवर्तन पत्र को लेकर के सत्ता पक्ष द्वारा सवाल किए जा रहे सवालों पर अपनी सफाई दी है। और ये सफाई राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर के पूछे गए सवाल पर कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र की कोई भी 2 चीजों जो जन सरोकार की हो, जो अच्छी हो। राजद के परिवर्तन पत्र में ठोस बातें हैं, लेकिन भाजपा का घोषणा पत्र हवाई है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन पत्र में नौकरी की बात की गई है, भाजपा के घोषणा पत्र में नौकरी की बात नहीं की गई है, यानी कि युवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 14 से 24 तक 20 करोड़ नौकरी देने का हिसाब प्रधानमंत्री ने क्यों दबा दिया। उन्होंने कहा कि ओल्ड एज पेंशन पर चुप्पी क्यों, रेलवे की बहाली क्यों बंद हो गई, सेना में अग्निवीर नाम की चीज क्यों आई। उन्होंने कहा कि एक रिवाज के तहत भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जब भाजपा को अपने घोषणा पत्र को फिर से रिवाइज करना चाहिए। राजद की परिवर्तन पत्र को लेकर के मनोज झा ने कहा कि सत्ता पक्ष को इस बात की समझ नहीं है कि जो कि पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ती है, वह भी घोषणा पत्र जारी करती है और कहती है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आए तो फिर वे अपने घोषणा पत्र के अनुसार कार्य करेंगे। उन्होंने सत्ता पक्ष के साथियों को राजनीतिक शस्त्र का अध्ययन करने को कहा। उन्होंने कहा कि बिना अध्ययन किए व्यक्ति अटपटा बोल जाता है। परिवर्तन पत्र में नौकरी देने और फिर उसके बदले जमीन लिखवाने के लिए विरोधियों के आरोप पर मनोज झा ने कहा कि वे बहुत अशोभनीय बातें हैं और वे बातें कहीं से भी राजनीतिक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को गया की चुनावी सभा में विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला किए और दावा किया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए को देश भर में 400 सीटें मिलेंगी, जब बिहार में हम सभी 40 सीटों पर जीतेंगे। विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग आपके लिए जीवन भर काम करेंगे, जब कुछ लोग अपने लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 2005 से 2020 तक 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। 7 निश्चय योजना के तहत 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी और फिर 10 लाख रोजगार देने की बात की थी। वहीं पर 4 लाख लोगों को नौकरी, 5 लाख को रोजगार मिल गया, जहाँ 1 लाख का और होने वाला है, जहाँ इसके अलावा 3 लाख और जल्द हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि याद करिएगा और नई पीढ़ी के लोगों को एक एक बात बताइएगा कि पहले कुछ नहीं था, जहाँ हम लोगों ने कितना काम कराया है। याद करिएगा, अगर कायम रहेगा तो फिर तब तक और फिर आगे बढ़िया होगा, कहीं कोई कमी नहीं है। अब केंद्र सरकार से भी काफी सहयोग मिल रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब इस घोषणा पत्र को लेकर के बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिए हैं। उनसे जब इस घोषणा पत्र पर पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लिए क्या किया है, जब बिहार की जनता के लिए इसमें क्या है। न विशेष पैकेज देने का जिक्र है और न ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा है। बिहार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, अन्य गरीब राज्यों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, या किसानों के लिए क्या करेंगे, इसमें कोई जिक्र नहीं है। महंगाई गरीबी को कैसे खत्म करेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है। केवल इधर उधर की बातें हैं। भाजपा के लोगों ने क्या क्या नहीं किया है पिछले 10 सालों में और क्या क्या किया है, ये सब कोई जानता है। वहीं पर राजद नेता मनोज झा ने कहा है कि कोई भी 2 चीज बता दे जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में बहुत अच्छा लगे, जो जन सरोकार की हो। ये सिर्फ एक रिचुअल है, रिवाज है कि उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें कोई ऐसी 4 मौलिक चीज नहीं है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में 60% युवा है, उनके लिए कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। देश में 80% किसान है, 80% किसानों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। कितनी नौकरी देंगे
देंगे, कितने रोजगार देंगे, रोजगार पर कोई भी चर्चा नहीं की गई है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, साथ ही साथ जितने भी गरीब प्रदेश है उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। महंगाई कैसे खत्म होगी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जम करके तंज कसा। उन्होंने कहा कि 75 साल की उम्र में मोदी जी को हरे राम हरे कृष्ण करनी चाहिए, लेकिन वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मांग रहे हैं। मुकेश सहनी ये बातें शनिवार को जमुई में अर्चना रविदास के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना लेकर आए हैं, जिसमें हमारे युवा भाई की बहाली होगी। जब बॉर्डर पर जाकर के सीने में गोली खाएंगे। अग्निवीर योजना में 18 साल से कम उम्र में अप्लाई कीजिए और बाद में 2022 की उम्र में रिटायर हो जाइए। सिर्फ 4 साल में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद ना ही पेंशन मिलेगा और अगर सेना में रहते हुए शहीद हो गए तो फिर ना ही शहीद का दर्जा मिलेगा। लेकिन 75 साल की उम्र में मोदी जी कह रहे हैं कि उन्हें एक बार और फिर से मौका मिलना चाहिए, हमें फिर से प्रधानमंत्री बनाओ। 75 साल की उम्र में जिन्हें हरे रामा हरे कृष्ण करना चाहिए, लेकिन उन्हें देश चलाना है, इसलिए हमें अभी सरकार बदलने की जरूरत है। हेलो, मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं। आपके बेटे को रेप केस में अरेस्ट किया है। लड़की का मेडिकल कराने जा रहे हैं। अगर बचाना चाहते हैं तो फिर इस नंबर पर 50,000 रुपए डाल दो, नहीं तो फिर बेटा आपका जेल चला जाएगा। ऐसा ही कॉल पटना के एक सीनियर वकील को अब भी आया। जब फोन करने वालों ने खुद को पुलिस वाला बताया, कहा कि आपके बेटे को आर्म्स एक्ट में पकड़ा है, बचाना है तो 50,000 डाल दो। जी हाँ, बिहार में इन दिनों साइबर ठगी का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट की माने तो स्कूल कॉलेजों से ये डाटा लीक हो रहा है। इसके बाद क्रिमिनल्स पेरेंट्स को फोन कर रहे हैं। ये कॉल्स भी तभी आते हैं जब बच्चों के फोन बंद हो या फिर फोन उठाने की हालात में नहीं हो। इसी का फायदा उठा करके साइबर अपराधी पैनिक क्रिएट करते हैं। पेरेंट्स इनके झांसे में आकर के पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि हाल फिलहाल ही पटना हाईकोर्ट के बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा 1 महीने पहले ही रोज की तरह काउंसिलिंग के ऑफिस में जा रहे थे। तभी उनके फोन पर व्हाट्सएप में कॉल आया, जिस पर एक पुलिस वाले की प्रोफाइल फोटो लगी हुई थी। उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक शख्स की आवाज आई, जो उसने हड़बड़ाते हुए कहा कि मैं सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, आपके बेटे का नाम क्या है। वे थोड़ा डर गए। उन्होंने नाम बता दिया। जब फोन करने वाले ने बताया है कि उनका बेटा उस गाड़ी में पकड़ा गया है जिसमें वह हथियार मिले हैं। रमाकांत शर्मा ने कहा कि मेरे बेटे के पास हथियार नहीं है, लेकिन पुलिस ने कहा कि हथियार मिले हैं, अगर बचाना चाहते हैं तो इस नंबर पर फोन कर दो, ये पैसे डाल दो 50,000 रुपए। फिर क्या था, उन्होंने पैसा डाल दिया और उनका पैसा फ्रॉड के पास चला गया। ऐसे ही एक केस एक वकील के पास भी आया और उस वकील को फोन करके बताया गया कि आपका बेटा रेप केस में पकड़ा गया है, लड़की मेडिकल कॉलेज में भर्ती, उनका इलाज चल रहा है। अगर आपका बेटा अपना बेटा को बचाना चाहते हैं तो 50,000 रुपए डाल दो इस नंबर पर, इस खाते पर। तो फिर वो भी पैसे डाल दिए। इस तरीके के कॉल आ रहे हैं और लोगों से ठगी की जा रही है। अगर आपके पास भी इस तरीके के कॉल आए तो आप सावधान रहिए। इन सब चीजों में बिल्कुल मत पड़िए और इस पर विश्वास मत कीजिए, नहीं तो फिर आपका भी जेब खाली हो सकता है और आपको भी चूना लगाया जा सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। खबर पूर्णिया से सामने आई है। यहाँ पर पूर्णिया में कटाव निरोधी कार्य एवं सड़क के लिए 4000 जनता ने वोट बहिष्कार। और फिर अमर प्रखंड के ज्ञान दोबर पंचायत के बागवाना गांव के वार्ड नंबर 8 में ग्रामीणों ने नदी कटाव विरोधी कार्य नहीं होने पर जर्जर सड़क, बिजली पोल और तार बदलने के मामले में जनप्रतिनिधियों की लापरवाही में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने शनिवार को धरना प्रदर्शन करके लोकसभा चुनाव में सामूहिक वोट बहिष्कार का निर्णय लिया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार हम लोग MP MLA को लिखित आवेदन में दिए हैं कि हम लोगों का 100 में से 150 घर कट करके नदी में विलीन हो चुके हैं और हमें नदी कटाव निर्धारक कार्य किया जाए, मगर हर कोई आश्वासन ही आश्वासन दिए, मगर धरातल पर कोई भी काम नहीं किया गया। जब मौके पर SDO कुमारी तोसी एवं DM को लिखित आवेदन दिए, मगर आश्वासन ही आश्वासन मिला। ग्रामीणों ने बताया है कि बीते 15 सालों से गाँव की लगभग 5 किलोमीटर नदी कट करके कई घर नदी में विलीन हो चुके हैं। 500 घर कटने की संभावना है एवं सड़क काफी जर्जर है। यह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों से दर्जनों बार गुहार लगाने के बाद भी कोई भी नतीजा नहीं निकला है, जिसको लेकर के हम सभी ग्रामीण वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। वहीं पर इंडिया टीवी न्यूज के पत्रकार ने कहा है कि वोट डालना हम सबका अधिकार है। KDB लाइव के लिए पूर्णिया से रिपोर्टर मोहम्मद नौमान की खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 का महासमर अपने शबाब पर है। इस बीच RJD में बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं, जहां एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कटिहार के दिग्गज अशफाक करीम ने लालू प्रसाद यादव को छोड़ करके जदयू का दामन थाम लिया। इसी बीच मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि RJD के MY समीकरण से M गायब हो गया है, अब अकेला पर Y कुछ नहीं कर पाएगा। RJD से पूर्व मंत्री विष्णु पटेल ने भी किनारा कर लिया है। तो फिर वहीं पर रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी लालू प्रसाद और तेजस्वी के खिलाफ बगावत
का मोर्चा खोल दिया है। कटिहार में दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं जिसके तहत 26 अप्रैल को वोटिंग होगी।